6 अगस्त 1945 में यूएस की तरफ से जापान की एक सिटी हिरोशिमा में यूरेनियम 235 गन टाइप न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया गया, जिसमें हिरोशिमा की ऑलमोस्ट 70% बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गईं और अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बस इसके 3 दिन बाद ही नागासाकी में एक और न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड किया गया, जो कि प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस थी। इस न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोड होने के नतीजे में नागासाकी की 42% बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गईं और तकरीबन 70,000 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। लेकिन शायद हो सकता है मेरी तरह आपने भी ये मिथ यानी अफवाह सुनी हो कि जापान में आज भी बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, मगर इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उस वक्त रेडिएशन पर ज़्यादा रिसर्च ना होने की वजह से रेडिएशन की तबाही के बारे में इतना मालूम नहीं था, जिस वजह से जापान में यूज़ होने वाले दोनों बॉम्ब ज़मीन से 600 और 469 मीटर ऊपर एक्सप्लोड किए गए थे, ताकि ब्लास्ट में बनने वाले फायरबॉल और उसकी शॉक वेव के डैमेज को बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि रेडिएशन फॉल आउट की शिद्दत कम रही और रेडिएशन का लेवल सिर्फ कुछ दिन तक ही लीथल रहा। दोनों सिटीज़ में कुछ दिनों में ही लोग वापस आना शुरू हो गए थे और 1945 के एंड तक दोनों सिटीज़ में रिबिल्डिंग का काम शुरू हो गया था। हालांकि रेडिएशन लेवल्स मजीद 20-25 सालों तक डेंजर लेवल पर रहे, जिसकी वजह से कहीं जापानीज कैंसर का शिकार हुए और आज भी जापान में रेडिएशन का असर है, जिसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में तकरीबन 20,000 साल लगेंगे। मगर इस वक्त रेडिएशन लेवल इतना कम है कि ये इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। क्या आप जानते हैं यूएस से पहले जर्मनी ने न्यूक्लियर बॉम्ब पर रिसर्च शुरू की थी, जिसमें उन्होंने बॉम्ब बनाने का तरीका भी डिस्कवर कर लिया था। तो क्या वजह है कि जर्मनी न्यूक्लियर पावर ना बन सका? इस वीडियो में हम इस सवाल का आंसर ढूंढने के साथ न्यूक्लियर साइंस की हिस्ट्री और डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर की पूरी लाइफ पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुशहाल और महफूज होंगे। वीडियो में आप सबको खुशामदीद। वैसे तो न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में रिसर्च और डिस्कवरीज का स्टार्ट 1896 में ही हो गया था, जिसके बाद ओवर द सेंचुरी बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज अंजाम दी गई। बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली ऑन 26 सितंबर 1905 सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें दुनिया की मोस्ट फेमस इक्वेशन E=mc² हमारे सामने आई। ये इक्वेशन मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशंस में से एक है और इस इक्वेशन ने न्यूक्लियर बॉम्ब की भी बुनियाद रखी। E=mc² एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो एक अलग वीडियो डिजर्व करता है। अभी के लिए शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ये इक्वेशन ये बताती है कि एनर्जी दो चीजों से मिलकर बनती है, मास और स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। समझ नहीं आया? वेट, ये इक्वेशन मास और एनर्जी के रिलेशन के बारे में है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी स्पीड एक बॉन्डिंग फैक्टर की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर्स को इस दुनिया से मिटाने वाले एस्ट्रॉइड का एग्जैक्ट साइज और वेट तो किसी को मालूम नहीं है, मगर एस्टिमेट्स बताते हैं कि इस एस्ट्रॉइड का साइज 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक था और इसका वेट अराउंड 3.35 बिलियन किलोग्राम था, या फिर 33,500 ब्लू व्हेल्स। अगर हम इस मास पर E=mc² अप्लाई करेंगे तो कुछ ये रिजल्ट सामने आएंगे। ये एनर्जी 3.43 बिलियन फैटमैन बॉम्ब्स के बराबर है, जो कि नागासाकी पर गिराया गया था। वेलोसिटी, एनर्जी और मास के रिलेशन को समझने के लिए इमेजिन करें एक एस्ट्रॉइड जिसका वेट सिर्फ अराउंड 100 kg है, वो 50% स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल कर रहा है और इस स्पीड पर वो ऑब्जेक्ट दुनिया से टकराता है तो वो भी तकरीबन इतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितनी डायनासोर किलर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट में जनरेट हुई थी। मास और एनर्जी का ये रिलेशन एटॉमिक बॉम्ब की बुनियाद है, क्योंकि E=mc² ने ये प्रूव किया कि एक मास की एनर्जी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप गूगल पर E=mc² कैलकुलेटर लिखकर देख सकते हैं और डिफरेंट मास की न्यूक्लियर एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की दो बातें गलत साबित हुई। एक ये कि आइंस्टाइन का मानना ये था कि एटम बॉम्ब बनाना इम्पॉसिबल है और दूसरा कि न्यूक्लियर फिजन परफॉर्म करने के लिए इंसानों को पहले अप्रॉक्सीमेटली 100 साल की कैलकुलेशंस करनी पड़ जाएंगी। मगर इस बात को 1938 में इन जर्मन साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने डिस्कवर किया कि जब यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से शूट किया जाता है तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिनका अलग अलग एटॉमिक मास होता है और इनमें यूरेनियम 235 सबसे ज़्यादा कॉमन है। 1940 में कैलिफोर्निया की बर्कली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सीबॉर्ग और उनकी
टीम ने एक साइक्लोट्रॉन, जो कि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह होता है और एक एटम पर दूसरे एटम को शूट करने के लिए यूज होता है, उसका यूज करके ड्यूटेरॉन को यूरेनियम 235 पर शूट किया। ड्यूटेरॉन हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप या फॉर्म है और सबसे पहले उन्होंने यूरेनियम को न्यूट्रॉन से कुछ मिनट्स में मिलियंस ऑफ टाइम्स शूट किया, जिसके रिजल्ट में एक न्यूट्रॉन अपने सही टारगेट पर जाकर लगा और एक न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो गया, जिसे यूरेनियम 239 का नाम दिया गया, जिसे बाद में प्लूटोनियम 239 में तब्दील कर दिया गया। इसी सेम मेथड का यूज करके सीबॉर्ग और उसकी टीम ने यूरेनियम 238 में एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऐड करके एक और न्यू एलिमेंट डिस्कवर किया, प्लूटोनियम 240, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि प्लूटोनियम यूरेनियम से बहुत ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूल है और ज़्यादा स्टेबल भी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम यूरेनियम 235 पर बेस है। एनीवे, इस डिस्कवरी के बाद 1942 में सीबॉर्ग और उसकी टीम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने एनरिको फर्मी, जो कि न्यूक्लियर साइंस में एक बहुत बड़ा नाम है, उसके साथ मिलकर प्लूटोनियम की प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया। नाजी जर्मनी की न्यूक्लियर रिसर्च यूएसए से शुरू में बहुत बेहतर थी। 1939 में एक यूरेनियम क्लब फॉर्म किया गया जिसका मकसद तो कुछ और था, मगर उनकी इनिशियल रिसर्च मैनहट्टन प्रोजेक्ट से बेहतर थी। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने यूएस के प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर जर्मन न्यूक्लियर बॉम्ब रिसर्च के बारे में वार्न किया और इस लेटर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी, मगर 3 फैक्टर्स ने जर्मनी को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दिया। फर्स्ट, नाजीज के डर से कहीं साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर भाग गए थे। दूसरा, जो साइंटिस्ट बचे थे वो दूसरे मिलिट्री वेपन प्रोजेक्ट्स में लगे हुए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिटलर और नाजीज की प्रायोरिटीज कुछ और थी। वो एक स्पेस रॉकेट बनाना चाहते थे जिसमें उन्होंने इतने ज्यादा फंड्स का यूज किया कि न्यूक्लियर रिसर्च के लिए फंड्स ना के बराबर थे, और क्योंकि यूरेनियम को ढूंढने में और उसे रिफाइन करने में बहुत खर्चा होता है, इस वजह से न्यूक्लियर रेस शुरू होने से पहले ही जर्मनी ये रेस हार गया। मगर जितना पैसा जर्मनी ने अपने रॉकेट प्रोजेक्ट पर लगाया, इतना ही पैसा यूएस ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर लगाया और ओपेनहाइमर को फंड्स की कमी ना आने दी। डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क के एरिया मैनहट्टन में अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। ओपेनहाइमर को बचपन से ही साइंस का बहुत शौक था, जिस वजह से उसने पहले 1925 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए इन केमिस्ट्री और फिजिक्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद 1927 में जर्मनी में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगम से फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की। ओपेनहाइमर ने साइंस की बहुत सी फील्ड्स में रिसर्च की, मगर ओपेनहाइमर की फेवरेट फील्ड क्वांटम फिजिक्स थी और ओपेनहाइमर ने अपने शुरुआती करियर में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसे शॉर्ट में क्यूईडी कहा जाता है, इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज की थी। एटॉमिक और सब एटॉमिक यानी एक एटम और उससे भी छोटी साइज की चीजों की स्टडी को क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। लाइट में मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फोटॉन्स की डिफरेंट क्वांटम पार्टिकल से अट्रैक्शन को क्यूईडी कहते हैं। मगर ओपेनहाइमर को आप और मैं उसकी क्वांटम फिजिक्स में ब्रेक थ्रूज की वजह से नहीं जानते, बल्कि यूएस के फेमस मैनहट्टन प्रोजेक्ट की वजह से जानते हैं। वैसे तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1940s में ही शुरू हो गया था, मगर यूएस के प्रेसिडेंट ने इसे 13 अगस्त 1942 को जाकर ही ऑफिशियल किया और इस प्रोजेक्ट के ऑफिशियल हो जाने के फौरन बाद ही ओपेनहाइमर ने इस प्रोजेक्ट को 4 दिन में ही ज्वाइन कर लिया और उसके फौरन बाद 17 सितंबर को उसे प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने में 3 साल लग गए और इस प्रोजेक्ट में यूं तो काफी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, जिनके बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस निकले, जिनमें से मोस्ट इंटरेस्टिंग फैटमैन बॉम्ब के लिए इम्प्लोजन डिवाइस बनाना था, जिसका हल निकाला गया कि एक नॉर्मल टीएनटी वेपन बेस्ड स्फेरिकल शेल या कवर बनाया गया, जिसे प्लूटोनियम कोर के अराउंड यानी इस शेल से प्लूटोनियम कोर को कवर कर दिया, ताकि जब इस शेल को डेटोनेट किया जाए तो प्लूटोनियम में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। मगर इस शेल को ट्रिगर करने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाना दरकार थी, जिसे कुछ महीनों के अंदर ही डिस्कवर कर लिया गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बिगेस्ट अचीवमेंट इसकी डाइवर्सिटी थी, क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में 1 लाख से भी ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने कोलैबोरेट करके अनगिनत प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को मुकम्मल किया और आखिरकार 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और 1 लाख से भी ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की मेहनत रंग ले आई। इस टेस्ट में सिर्फ फैटमैन बॉम्ब, जो कि एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस थी, उसी तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया और यूरेनियम बॉम्ब को यूएस ने विदाउट टेस्ट किए नागासाकी पर फेंक दिया, या यूं कह ले कि नागासाकी में फेंक कर ही टेस्ट किया।
इंसानियत की शुरुआत से ही एक इंसान दूसरे इंसान की जान का दुश्मन रहा है। हिस्ट्री में इस बात की हजारों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। चंगेज खान और हिटलर जैसे लोगों ने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। एक इंसान ने कभी भी इस दुनिया में सेफ फील नहीं किया और इंसान हमेशा मौत के डर के साए में रहा है। और जब यूएस के मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उसके बाद जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद से जो न्यूक्लियर रेस शुरू हुई, उसने इंसानियत को डर की एक नई लहर में जकड़ लिया और आज तक इंसान न्यूक्लियर वॉर की तबाही के खौफ में जीता है। और दुनिया की हर डेवलप्ड कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है, वो आज भी न्यूक्लियर वॉर को एक थ्रेट समझते हैं। ओपेनहाइमर ने जब ट्रिनिटी टेस्ट में होने वाली एक्सप्लोजन को देखा तो वो रिलैक्स फील कर रहा था, मगर कुछ लम्हों बाद ही उसकी आंखों में उसकी बनाई हुई क्रिएशन से होने वाली तबाही का मंजर सामने आया तो एक गम की लहर ने उसे घेर लिया और वो सारी जिंदगी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स के खात्मे की बात करता रहा। और उसके लिए उसने कुछ कोशिशें भी की, मगर 1965 में उसका कैंसर डायग्नोसिस हुआ, जिसमें उसे पता लगा कि वो थ्रोट कैंसर यानी गले के कैंसर का शिकार है। और 17 फरवरी 1967 न्यू जर्सी में थ्रोट कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई। इंसानों की बहुत कोशिशों के बाद भी ये दुनिया अब तक न्यूक्लियर वॉरहेड से निजात हासिल नहीं कर पाई है। इनफैक्ट 1983 में तो ये दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और सिर्फ एक इंसान के फैसले ने इस दुनिया को तबाही से बचा लिया। स्टेनिस्लाव पेट्रोव ने गौर किया कि उसके अलार्म सिग्नल्स अचानक इंडिकेट करने लगे कि यूएस ने यूएसएसआर पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है, मगर प्रोटोकॉल के बावजूद उसने ये इंसिडेंट अपने सुपीरियर को रिपोर्ट नहीं किया और अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हुए उसने इसे फॉल्स अलार्म समझा, जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन अगर पेट्रोव ने उस दिन सिर्फ एक गलत डिसीजन लिया होता, आज हमारी दुनिया की शक्ल वो ना होती जो है। किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होना कोई प्राउड की बात नहीं है। ये इंसानों की बनाई वो लटकती तलवार है जो इंसानियत पर टोटल तबाही का खतरा लटकाए बैठी है, जिसे इंसानियत जितना जल्दी खत्म कर ले इतना बेहतर है। मगर ये चीज अभी तो मुमकिन नजर नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज़्यादा खतरनाक वेपन इंसानों के पास अवेलेबल है, और अगर गलती से वो वेपन किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो इंसानियत की टोटल तबाही मुमकिन है। इस टॉपिक पर एक एक्यूरेट फैक्चुअल वीडियो आप जर्नी ऑफ द ट्रूथ के चैनल पर बहुत जल्द देखेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल की कोई भी वीडियो देख लें। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा अमल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आप सबका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जर्नी ऑफ द ट्रुथ की वीडियोस इसी तरह से आपकी नॉलेज में इजाफा करने के साथ आपको एंटरटेन रखेंगे।